हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। भारत के मध्यकालीन इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम ये देखते हैं कि बहमनी राज्य का इसमें बहुत ही अधिक महत्व है। बहमनी राज्य के विषय में यदि बात की जाए तो यह एक मुस्लिम राज्य था जिसकी स्थापना 1347 में हसन गंगू ने अपने आप को फारस के बहमन शाह वंश से जोड़ते हुए तथा मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करने के पश्चात किया था। अगर हम बहमनी राज्य के कार्यकाल को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि यह राजवंश के अंदर 18 शासकों के द्वारा लगभग 175 वर्षों तक शासन किया गया था। बहमनी राज अपने उत्थान के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात उत्तर में कृष्णा से लेकर नर्मदा तक इसकी सीमा पहुंच गई थी और बंगाल की खाड़ी के तट से लेकर पूर्व पश्चिम दिशा में अरब सागर तक इसकी साम्राज्य की सीमा विस्तारित हो गई थी। बहमनी राज्य के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में महमूद उपस्थित है, जिन्होंने अपने 2 दशक के शासनकाल में बहमनी राज्य को एक गौरवशाली राजवंश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका साथ उनके प्रधानमंत्री आमिर उल अलमारा के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध किए थे तथा बहमनी राज्य की भौगोलिक सीमा में अत्यधिक विस्तार किया था। अगर हम प्रशासन की बात करें तो महमूद ने बहमनी राज्य प्रशासन में कई सुधार किए थे। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया था और साथ ही साथ राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ भी बनाया गया था। राजस्व प्रणाली में भी कई सुधार किए गए थे और सैन्य प्रबंधन के दृष्टिकोण से मोहम्मद ने सेना को अनुशासित करने के साथ ही साथ उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य किया था। जब हम बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात करते हैं तो यहाँ हमें सबसे पहले मोहम्मद प्रथम के विषय में चर्चा करनी होगी। मोहम्मद प्रथम ने अपने वजीर सैफुद्दीन गोरी के साथ मिलकर केंद्रीय प्रशासन को 8 विभागों में विभक्त करने के पश्चात प्रांतीय प्रशासन की ओर ध्यान दिया था। मालवा, खंदेश, गुजरात तथा हिंदू राज्य उड़ीसा, विजयनगर और वारंगल के साथ बहमनी शासन का संघर्ष होता रहता था। युद्ध के दौरान बहमन शासन जिहाद का नारा देते थे ताकि सैनिकों को प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट, यदि हम बात करें फिरोज शाह के संदर्भ में, बहमनी राज्य के उत्थान विकास के ऐतिहासिक महत्व को जब भी हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे फिरोज शाह बहमनी एक श्रेष्ठ शासक के रूप में हमारे समक्ष आता है। फिरोज शाह बहमनी न सिर्फ कुरान की व्याख्याओं और न्याय शास्त्र से परिचित था बल्कि वह एक अच्छा कवि भी था। दूसरी ओर फिरोज शाह को प्राकृतिक विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों में भी काफी रुचि रही थी। फिरोज शाह का सबसे अच्छा कार्य प्रशासन में यह देखा गया है कि उसने बहमनी साम्राज्य में के प्रशासनिक तंत्र में हिंदुओं के महत्व को समझा था और उन्हें सम्मानित किया था, जिस कारण दक्कनी ब्राह्मण न सिर्फ प्रशासन में भूमि राजस्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे बल्कि इन्होंने विदेशी निवेश में भी संतुलन स्थापित किया था। फिरोज शाह बहमनी के प्रशासन की एक विशेषता यह भी थी कि उन्होंने दुनिया भर से व्यापार करने के लिए अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाहों चोल और चमोल के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया था, जिस कारण लाल सागर और फारस की खाड़ी से व्यवसायी जहाज से बहमनी राज्य के साथ विदेशी व्यापार करने लगे थे। फिरोज शाह ने एक वेधशाला दौलताबाद में स्थापित की थी तथा खगोल शास्त्र को भी प्रोत्साहित किया था। फिरोज ने फिरोजाबाद नामक एक शहर की भी स्थापना की थी जहां हरम में विभिन्न राष्ट्रों की 800 महिलाएं थीं। फिरोज ने अपने प्रशासन अपने भाई महमूद को साम्राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था तथा ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पद भी दिया था। फिरोज सैनिक प्रशासन पर ध्यान दिया था क्योंकि उसका लगातार संघर्ष विजयनगर तथा आंतरिक विद्रोहों का सामना करना भी उसे पड़ता था। फिरोज ने
12,000 घोड़ों के साथ कृष्णा नदी के तरफ बढ़ा था और वो युद्ध भी लड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अहमद शाह के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि फिरोज शाह के पश्चात अहमद शाह बहमन शासक बना था। उसने प्रांतीय गवर्नर का पद 2000 का कर दिया था तथा उसने इसका अर्थ यह नहीं बताया था कि 2000 पद के गवर्नर को इतनी ही संख्या में सैनिक अपने अधीन रखना होगा। 1423 तथा 1424 में राज्य में सूखा पड़ा था तथा यह माना जाता है कि वह पहाड़ी की चोटी पर आकर लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था तथा बारिश भी इसी कारण हुई थी, जिस कारण लोगों ने उसे वली की संज्ञा दी थी। आगे जब हम और अधिक बात करते हैं अहमद शाह के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि अहमद शाह ने तुर्की, अरब, मुगल, फारसी को प्रशासनिक तथा सैनिक पदों पर नियुक्त किया था। इसने मुसलमानों, दक्कनी तथा विदेशियों के मध्य संघर्ष बढ़ाने का कार्य किया था। अब आगे जब हम चर्चा करें महमूद गवाह के विषय में, तो इनका हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र में रहा था। प्रशासनिक परिषद का सदस्य एवं सुल्तान हुमायूं के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य की राजनीतिक समस्याओं को समझ चुका था। बहमनी साम्राज्य को महमूद ने 4 प्रांतों या अतराफों में विभक्त किया था। प्रांतों के विशाल आकार तथा प्रांतपतियों के असीमित अधिकारों के कारण इस प्रभाव से केंद्रीय प्रशासन पर भी इसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। प्रत्येक प्रांत में एक किला हुआ करता था जिसकी देखरेख प्रांतपति के अधीन होता था। महमूद ने 9 विजित प्रदेशों तथा भूतपूर्व के 4 प्रांतों को अब 8 प्रांतों में विभक्त कर दिया था। बरार के पुराने तराफ को अब गाविल और माहुर, गुलबर्गा को बीजापुर एवं गुलबर्गा, दौलताबाद को दौलताबाद एवं जुन्नार तथा तेलंगाना के पुराने तरफ में 9 विजित प्रदेशों को शामिल कर अब राजा मुंद्री और वारंगल के रूप में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांतीय तरफदार के अधिकार क्षेत्र में कुछ प्रदेशों को लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया था, जिससे प्रांतीय गवर्नरों के अधिकारों पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रांतीय गवर्नर के सैनिक अधिकारों में कटौती भी की गई थी। प्रांतीय किले सिर्फ प्रांतीय गवर्नर के अधीन और शेष प्रांतीय किलों पर केंद्रीय सरकार ने अपना एक सेनानायक नियुक्त किया था। जागीरदारों को उनके जागीर के आय के अनुरूप सेना रखना पड़ता था। महमूद गवाह ने भूमि के व्यवस्थित पैमाइश, गांव के सीमा का निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच भी करवाई थी। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें राजा के संदर्भ में चर्चा करनी होगी। बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि यह इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित था। उसकी शक्ति असीमित थी, लेकिन वास्तव में वह अपने मंत्रियों से बिना विचार विमर्श किए कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। राजा के प्रधानमंत्री को वकील उस सल्तनत कहा जाता था। राजा जो भी निर्णय लिया करता था वह इसी वकील उस सल्तनत के माध्यम तथा मोहर से निर्णय लेता था और उसकी घोषणा भी जारी की जाती थी। बहमनी राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री आमिर ई जुमला हुआ करता था, जो राजस्व का मंत्री हुआ करता था। वही विदेश नीति की जिम्मेदारी भी जिस मंत्री को होती थी उसे नाजिर ई अशरफ की उपाधि प्रदान की जाती। जैसा कि मैंने अभी कहा, नाजिर ई अशरफ जो है वो विदेश नीति का निर्धारण किया करता था और इससे ये समझा जा सकता है कि ये जो पोस्ट रहा था इसका क्या महत्व था। बहमनी साम्राज्य को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 4 भागों में विभक्त किया था, जिसे हम तरफ के नाम से जानते हैं, और ये 4 तरफ रहे थे दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। तरफ का जो अध्यक्ष या मालिक हुआ करता था उसे हम तरफदार के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम बात करें बहमनी साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों में,
तो राजा इन तरफदारों के बीच न सिर्फ कार्यों का बंटवारा करता था, बल्कि राजा स्वयं इनके कार्यों का निरीक्षण भी किया करता था। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में महमूद गवाह को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसने राज्य को 8 सरलार्कशिप में विभाजित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि तरफदार पर नियंत्रण कायम रखा जा सके। जब बहमनी की राजधानी बिदार हस्तांतरित की गई थी तो उसके महत्व में काफी कमी आ गई थी। बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र में सैन्य व्यवस्था भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केंद्रीय प्रशासन सेना का रख रखाव और प्रशासनिक कार्य की देखरेख किया करता था। बहमन शाह के पास 50,000 अश्वारोही तथा 25,000 पैदल सैनिक थे। मोहम्मद शाह प्रथम के समय यह बढ़कर 1 लाख हो गया था। सेना को दशमलव पद्धति के अनुसार संगठित करने का कार्य किया गया था। सैनिक का पद 3 प्रकार का हुआ करता था तथा सेनापति का जो पद होता था उसे हम आमिर उल उमारा के नाम से जानते हैं और ये पद 1500 का हुआ करता था। सेनापति को वेतन के रूप में जागीर भी दिया जाता था तथा साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि महमूद गवाह ने सैनिकों को मिल रहे वेतन आदि की पुनर्वृद्धि जो है उसमें की थी और उसे फिर से निर्धारित करने का कार्य किया था। 500 पद के ऊपर के अधिकारी को 1,25,000 हून से ऊपर की वेतन दी जाने लगी थी। शासक साम्राज्य का प्रधान न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष तथा प्रशासक हुआ करता था। शासक को दिल्ली सल्तनत के शासक की तरह ही छत्र प्रदान किया जाता था तथा उसके नाम का खुतबा भी पढ़ा जाता था। गुप्तचर भी जो थे वो भी सुल्तान के संपर्क में सीधा रहा करते थे और प्रधानमंत्री के द्वारा इन पर नजर रखा जाता था। गुप्तचर तथा सैन्य व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन के अधीन रहा करते थे। तेलंगाना विजय के पश्चात 500 पद के अधिकारी 1,25,000 हून इन्हें वेतन प्राप्त होता था तथा 1,000 पद के अधिकारी 2.5 लाख हून वेतन इन्हें प्राप्त होता था। यहाँ पे जैसा मैंने अभी कहा कि 1,000 पद के अधिकारी को 2,50,000 हून वेतन दिया जाता था। बहमनी साम्राज्य के सैनिक प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की झलक हमें देखने को मिलती है और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य का सैन्य प्रशासन उन्नत रहा था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी बहमनी साम्राज्य के अन्य जो पक्ष रहे थे उसके विषय में। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।